तो दोस्तों, क्रिकेट और आईपीएल हम में से कौन नहीं देखता, और आईपीएल जिसने भी देखा है वो आखिर ड्रीम 11 को तो अब तक पहचानता ही होगा। हमारे कितने सारे दोस्त और इनफैक्ट आप में से कई लोग खुद रेगुलरली ड्रीम 11 पे टीम बनाते होंगे, क्योंकि यूजुअली हमें उम्मीद होती है कि अगर हमने अच्छे प्लेयर्स चूज किए तो उसका हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे अब कहूं कि ये सब करना आपके लिए मुश्किल हो गया है, इनफैक्ट हो सकता है कि अब आने वाले फोर्सिबल फ्यूचर में आप ड्रीम 11 जैसे एप्स यूज ही नहीं कर पाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो जी हाँ, गवर्नमेंट ने जो नया प्रोहिबिशन ऑफ गेमिंग बिल जो अभी राज्यसभा में हाल ही में पास हुआ है और बहुत ही जल्द प्रेसिडेंट का एसेंट लेकर एक एक्ट का स्टेटस ले लेगा, उसमें गवर्नमेंट ने सभी तरह की ऑनलाइन गेम्स पर एक तरीके से प्रोहिबिशन यानी कंप्लीट बैन लगाया है। तो आज पहले हम लोग समझेंगे कि ये गवर्नमेंट ने किया क्यों, गवर्नमेंट का रीजन क्या है, रैशनल क्या है, किस हद तक इस बैन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, और अगर ये नहीं तो फिर ऑनलाइन गेम्स को अप्रोच करने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम समझें ये एक्ट क्या है, तो गवर्नमेंट इस एक्ट से मेजरली दो चीजें कर रहा है। पहली चीज, कंप्लीट बैन यानी पूर्ण प्रतिबंध, कंप्लीट बैन ऑन 3 थिंग्स, 3 चीजों पर। हर तरह की ऑनलाइन मनी गेम, और इन सिर्फ ऑनलाइन मनी गेम खेलने पे नहीं बल्कि इनके एडवर्टाइजमेंट्स पे, साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंस्ट्रक्शन है कि इन गेम्स या इन एप्स में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो अप्रूव नहीं कर सकते। पर समझने वाली बात यह है कि ये एक्ट सिर्फ ऑनलाइन मनी गेम्स पे बैन नहीं लगा रहा है, साथ में ये एक डिस्टिंक्शन भी क्रिएट कर रहा है। एक तरफ होती है आपकी ऑनलाइन मनी गेम्स जहां पे आपके पैसे आप वेजर करते हैं, बेट करते हैं, या बेसिकली आप अपने पैसों का दाव लगाते हैं। और उसके अलावा ये एक्ट 2 और कैटेगरीज को एक्नॉलेज करता है, ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन गेम्स। ई स्पोर्ट्स जैसे कि ऑनलाइन क्रिकेट या ऐसा कोई स्पोर्ट जिसमें आप अपनी रियल लाइफ स्किल्स को डिजिटली अप्लाई कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन गेम्स बहुत तरह की हो सकती है, हम सबने खेला है फार्मविल, कैंडी क्रश, ऐसी गेम्स जो कि किसी भी पर्पस से हो सकती है लेकिन हम लोग ऑनलाइन खेलते हैं। अब दूसरी ओर ऑनलाइन मनी गेम्स पे स्टेट ने बैन लगाया है, लेकिन प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन गेम्स, जो कि ई स्पोर्ट्स का प्रमोशन करने के लिए फ्रेमवर्क बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स, और ऑनलाइन गेम्स के प्रमोशन के लिए फ्रेमवर्क बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के बाद प्रैक्टिकली अब हालत यह है कि आपके जितने भी फेमस एप्स हैं जैसे ड्रीम 11, वो अपने पे टू प्ले मॉडल्स को अभी से सस्पेंड कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा किया क्यों? गवर्नमेंट के पास एक बहुत सॉलिड रीजन है। वो मानता है कि ये सारी गेम्स बहुत ही एडिक्टिव होती है, इसका हमारी यूथ पे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, इससे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, बहुत बड़े वित्तीय घाटे देखने को मिलते हैं। और यहां तक कि गवर्नमेंट ने इसे नेशनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से भी लिंक किया है। तो कुछ हद तक ये बात सही भी है। अगर हम ये कंसिडर करें कि क्या ये स्टेप जस्टिफाइड है, तो उसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग, खासकर जो आपका यंग पॉपुलेशन है, वो
स्टडीज के हिसाब से ऑलमोस्ट 2000 से 10,000 रुपए मंथली इन सारे ऑनलाइन गेम्स पे खर्चा करता है। अगर मॉरली इस प्रॉब्लम के बारे में सोचें तो 25 साल की उम्र से अगर कोई इंसान मंथली 5,000 भी अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करता है तो 12% के स्टैंडर्ड रिटर्न के आधार पर 20 साल में वो अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा 49 लाख यानी 49 lakhs। तो अगर मॉरली सोचे, अगर सेंसिबली सोचे तो ऐसा नहीं है कि इस मूव का कोई एडवांटेज नहीं है या ये मूव सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस बहुत सारे हैं। वो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो आपके कंट्री में आपका जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है, चाहे अगर उसमें हम लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल लेकर भी बात करें तो इनडायरेक्टली ये सारी ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स उन स्पोर्ट्स में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा स्पॉन्सरशिप और बहुत सारी व्यूअरशिप लेके आती है। माय ड्रीम 11 सर्कल का बीसीसीआई और आईपीएल के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अमाउंटिंग टू ₹625 करोड़। तो हम लोग खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो ऑनलाइन गेमिंग से कितना आ रहा है। साथ ही इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की तरह इमर्ज कर रही है जो कि 2029 तक $9 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। इसमें से 85% जो शेयर है वो रियल मनी गेम्स का है, जैसे माई ड्रीम 11, पोकर, रमी। और अगर हम लोग इसको हटा दें तो लगभग 2 लाख जॉब्स पर इसका डायरेक्टली असर होगा। इसके अलावा आपके बहुत से अप एंड कमिंग यूनिकॉर्न्स ऐसे हैं जैसे ड्रीम 11, जैसे एमपीएल, जो कि बहुत आपकी इकोनॉमी में एक नए तरह की वाइटैलिटी लेकर आ रहे हैं और उनके ऑपरेशंस पे इससे डायरेक्टली असर पड़ेगा। अगर हम इन सारे कंसिडरेशंस को हटा भी दें तो इसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि टेक्निकली आप इंप्लीमेंट करेंगे कैसे? जब भी आप किसी चीज को टोटली प्रोहिबिट करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक बहुत नेचुरल आउटकम होता है कि जिन लोगों पर आप ये बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑफिशियल चैनल्स अवॉइड करके अनऑफिशियल चैनल्स पे चले जाएंगे, उनको ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये सारे प्लेयर्स इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो ऑफशोर यानी कि बाहर, इंडिया की टेरिटरी के बाहर लोकेटेड होते हैं। उनके लिए बहुत आसान है कि वो लोग नए डोमेन्स, म्यूल अकाउंट से अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर लेंगे किसी और कंट्री, किसी और देश में जहां पे इस तरह के बैन या इस तरह का लीगल अपैरेटस नहीं होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में एक क्लियर डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल यानी कि कौशल आधारित खेल और गेम्स ऑफ चांस यानी कि संभावना आधारित खेल। तो आपके गेम्स ऑफ स्किल में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो ऑनलाइन पोकर हो गए, ऐसे गेम्स में हाँ चांस इन्वॉल्व है, कोइंसिडेंस इन्वॉल्व है, लेकिन अगर एक प्लेयर प्रिडिक्टेबल गेसेस, एजुकेटेड गेसेस ले रहा है तो उसमें उसका स्किल भी इन्वॉल्व है कि वो कितना गेम को स्टडी कर रहा है, कितना स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे अपने डिसीजंस ले रहा है। इस बेसिस पे आर्टिकल 19(1)(g जो कि हम लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन, जो एक फंडामेंटल राइट है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट गेम्स ऑफ स्किल को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अब इस एक्ट ने गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच का डिस्टिंक्शन बिल्कुल हटा दिया है। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उससे तो चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो चाहे वो गेम ऑफ चांस हो, आप ये कंसिडर किया जाएगा ब्रॉड रूब्रिक ऑफ गैम्बलिंग के अंदर। तो इसी चीज को आधार बनाकर आपके 3 मेजर गेमिंग फेडरेशंस ने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर एड्रेस किया है एंड दे आर प्रिपेयरिंग टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट
वेरी सून। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एक्ट को बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज मिलेगा, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एक टर्म यूज कर ही दिया है इस बिल को जस्टिफाई करने के लिए, तो हमें भी पता है कि अगर इसका निवारण निकालना पड़े, इसका ऑल्टरनेटिव निकालना पड़े, तो गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) के अंदर इंटेग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पर इस एक्ट को पुश कर तो सकता है। पर मुद्दा यह है कि ये एक्ट अब हमारी इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी में एक बड़े ही मेजर एथिकल और इकोनॉमिक इशू को एड्रेस करता है, जो कि सिर्फ गेमिंग या गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम से संबंधित नहीं है, वो हर तरह के मॉरल हैजर्ड से एसोसिएटेड है। जब हम कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में कोई चीज एक मॉरल हैजर्ड है, चाहे फिर वो शराब हो, चाहे फिर वो टोबैको हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज हो, तो क्या गवर्नमेंट को उस पर ब्लैंकेट बैन इंपोज करना चाहिए या गवर्नमेंट को एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहिए और उसको रेगुलेट करना चाहिए, उससे आने वाले इनकम को यूज करना चाहिए। यूएसए जैसे देशों ने इस केस में एक स्ट्रक्चर्ड रेगुलेशन का अप्रोच लिया है, ब्लैंकेट बैन का नहीं। लेकिन इंडिया का ये ब्लैंकेट बैन का अप्रोच कितना सक्सेसफुल है, कितना हार्मफुल साबित हो सकता है, ये विचार तो अब हम सबको और आपको करना है। क्या ड्रीम 11 के अलावा आपने अपने निजी जिंदगी में और भी ऐसे एप्स अपने आसपास नोटिस किए हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं एंड इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत गहराई से सोचें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।